हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम सीपीसीटी की नेक्स्ट स्लाइड्स नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी आगामी सीपीसीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, तो समझिए क्या लिखा है। कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कई बार बताया है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या सीपीयू। तो इसका सही उत्तर होने वाला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा एमसीक्यू है हमारे सामने। एमएस वर्ड में अनडू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। अनडू करना काफी बार बताया है आप सभी को मैंने। क्या होता है अनडू करना। अनडू करना मतलब पिछली पूर्ववत क्रिया को दोबारा दोहराना। अनडू करना, इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+Z। आपको कई बार बताया है मैंने। हमने मान लो कोई शब्द लिखा है, हमसे गलती से वो डिलीट हो जाता है या हम उसको जानबूझकर डिलीट कर देते हैं, तो वापस उसको दोबारा उसी कंडीशन में लाने के लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं। और ये केवल छोटे वर्ड्स पर ही नहीं, मान लो कि कोई बड़ा पूरा पैराग्राफ है, गलती से वो डिलीट कर दिया तो उसको तो लिखना मुश्किल हो जाएगा अगर आप एक वर्ड को लिख देते हो तो उसके लिए वापस से दोबारा लाने के Ctrl+Z का यूज़ करते हैं हम। Ctrl+U का यूज़ हम अंडरलाइन करने के लिए करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए। Ctrl+Y का रीडू करने के लिए, मतलब वही बार बार क्रिया को दोहराना। और Ctrl+X का उपयोग हम कट करने के लिए करते हैं। याद रख लेना, ये ऐसे ही एमसीक्यू आपकी एग्जाम में शॉर्टकट कुंजी से आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एमसीक्यू है हमारे सामने। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। देखिए कंप्यूटर आप सभी को पता है कि एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिससे कि हम कुछ काम करवाते हैं। तो कंप्यूटर को कुछ डेटा देना पड़ता है, काम बताना पड़ता है। तो जिन पार्ट से या जिन कंप्यूटर के जिन भागों से हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं, उसे काम बताते हैं, उनको इनपुट डिवाइस। और ऐसे डिवाइस जो प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर उस जो हम उसको डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करेगा, और ऐसे डिवाइस जो हमको वापस से रिजल्ट देते हैं, प्रोसेस किया हुआ डेटा देते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो क्या स्कैनर है? नहीं। स्कैनर क्या होता है, स्कैन करने का कार्य करता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, देखो कीबोर्ड से हम भी टाइपिंग करके उसमें अंदर डेटा को प्रविष्ट ही करते हैं। जॉयस्टिक क्या रहता है, गेमिंग के लिए यूज होने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है प्रिंटर, कि प्रिंटर में हम स्कैनर के द्वारा स्कैन करके कोई डेटा को इनपुट करते हैं और वही प्रिंट होकर के बाहर आता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है हमारे सामने। चलिए, लिखा है HTML का पूर्ण रूप क्या है। कुछ ऑप्शन नहीं देखना, सही उत्तर ध्यान रखो केवल। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कई बार पूछा गया है HTML।
चलिए अगला है हमारे सामने, वर्तमान चालू विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कि हमारे सामने कोई एक विंडो चल रहा होता है तो उसको बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो होती है आपकी अल्ट F4। अल्ट F4 जैसे ही आप प्रेस करते हो अल्ट के साथ में F4 कुंजी, तो क्या होता है उसमें कई सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। उसमें आप स्लिप कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, इस प्रकार के ऑप्शन उसके अंतर्गत खुलकर आते हैं। आया समझ में दोस्तों? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए समझो, लिनक्स मुख्य रूप से क्या है। तो लिनक्स जो होता है, यूनिक्स लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका विंडोज़ हो गया, मैक और आपका मैक ओएस हो गया, इस प्रकार के एंड्रॉयड हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम हमारे यूज़ के लिए ब्राउज़र्स के द्वारा डाउनलोड उनको करते हैं। एंटीवायरस, वायरस आने से रोकने के लिए बनाया गया एक, या वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं दोस्तों। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, अच्छा, डेसिमल संख्या 10 का बाइनरी मान क्या होता है। किसका बाइनरी मान पूछा हमसे? 10 का। तो समझो इसको, देखिए जो 10 है ना, कैसे निकालते बाइनरी मान वो समझ लीजिए। जैसे कि ये मैंने लिख दिया 10, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से इसमें डिवाइड करेंगे, किसका? 2 का। 2 का डिवाइड 10 में कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। पूरा पूरा भाग गया तो यहां क्या आ जाएगा? 0। दोबारा हम किसका भाग लगाएंगे? 2 का। 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 2 2 जा 2 दूना 4। कैरी कुछ बचता है क्या? हाँ, 1 बचता है, तो उसको सामने लिखना पड़ेगा आपको। वापिस से किसका भाग लगाना पड़ेगा? 2 का। ये 2 का भाग लगाया, कितनी बार जाता है? 2 एकम 1 बार जाता है। कैरी कुछ बचता है क्या? नहीं बचता, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 0। तो देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इधर से इसकी काउंटिंग करते हैं दोस्तों, तो 1 0 1 0, ये क्या हो गया? बाइनरी रूप हो गया। किसका? इस 10 का। 10 का बाइनरी रूप क्या हो गया? 1010। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। आया समझ में? और अगर अभी भी नहीं आया है तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर्स। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। मुझे ये बताओ, 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 1 का मान 2 एकम 2 होता है। 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। तो इनमें से ये जो नंबर निकले हमारे सामने, इनमें से किन्हीं भी इसे नंबर का चयन करो जिससे कि हमारे पास क्या बन जाए, हमारा नंबर 10 बन जाए। तो हम किसका? एक तो 8 का चयन करते हैं और एक किसका चयन करते हैं? 2 का। तो देखो 8 और 2, और ये 4 और 0 का चयन नहीं करते हैं। तो देखो 8 का चयन किया तो इसके नीचे 1 आएगा, 4 का चयन नहीं किया तो इसके नीचे 0 आएगा, 2 का चयन किया तो इसके नीचे 1 आएगा, 1 का चयन नहीं किया तो इसके नीचे 0 आएगा। तो ये भी इसका एक उत्तर निकालने का तरीका होता है। आ गया होगा समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों।
चलिए बढ़िया सा प्रश्न आया वापस से हमारे सामने। लिखा है कंप्यूटर में पेस्ट करने की कुंजी कौन सी दबाई जाती है। पेस्ट करना किसी चीज़ को, आपको किसी चीज़ की पहले तो प्रतिलिपि बनानी पड़ेगी, उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसको कॉपी करने के बाद में कहीं पे जाके स्थानांतरित करना, यानी कि उसको पेस्ट करना। तो उसको पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+V होती है, और जो कॉपी करने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो Ctrl+C होती है। अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V। आप सीधे से कंफ्यूज होकर के Ctrl+P मत दबा देना कि आप समझते हो कि P से पेस्ट हो जाएगा, नहीं। Ctrl+P से होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट। और Ctrl+S के द्वारा होता है सेव। याद रख लेना। आया समझ में? शॉर्टकट कुंजी पूछी ही जाती है आपकी एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया हमारे सामने। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। क्या होती है? कैश मेमोरी। हालांकि यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी का नाम नहीं दिया है, अगर रजिस्टर रहता तो हम कैश को छोड़कर रजिस्टर मेमोरी को टिक करते। पर सुनिए, अच्छा कैश मेमोरी का कार्य क्या रहता है? कैश मेमोरी जो रहती है आपकी रैम और सीपीयू के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है, तो कोई डेटा, अगर किसी डेटा का दोहराव होता है तो उसको कुछ समय के लिए स्टोर करके रखने का कार्य किसका है? कैश मेमोरी का। कि आपका जो डेटा है जो बार बार दोहराव होता रहता है, इस प्रकार के डेटा को कैश मेमोरी स्टोर करके रखती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी है, यानी कि बिजली जाने के बाद में इसमें जो डेटा सेव होता है वो अपने आप डायरेक्ट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मान के चलो जैसे कि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हुए, जिस ऐप पर पढ़ रहे हैं हम, तो ये जो डेटा है जो आप देख रहे हो सामने, ये प्रश्न जो लिखा हुआ है ये रैम में ही सेव है। कहाँ सेव है? रैम में। अब डायरेक्ट अगर बिजली चली जाती है तो ये यहाँ से हट जाएगा। हम वापस से दोबारा शुरू कंप्यूटर करते तो क्या यहीं पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो ये अभी कुछ समय के लिए स्टोर है, तो ये कहाँ पर सेव है? ये रैम में सेव है। आया समझ में? मगर अगर इस पीडीएफ की बात करें हम, तो ये पीडीएफ इसके अंदर एक फाइल में सेव है, तो पीडीएफ जो है वो डिलीट नहीं होती है बिजली जाने पर। आया समझ में? हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये इसके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में अगला एमसीक्यू है हमारे सामने। लैपटॉप में मुख्य इनपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता है? देखिए आपने लैपटॉप चलाया हो कभी तो आपने देखा होगा प्रिंटर, प्रिंटर का कोई यूज नहीं है, होता तो है। मॉनिटर, मॉनिटर भी है। स्पीकर, स्पीकर भी होते हैं। पर मुख्य रूप से हमसे पूछा है तो मुख्य रूप से इसका उत्तर हो जाएगा टच पैड, कि जो टच पैड के बिना उससे कार्य नहीं होता, क्योंकि उसमें माउस को हमको एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में यूज़ करना पड़ता है। और आपने देखा होगा जो उसके ऊपर टच पैड रहती है वही माउस का कार्य करती है सिस्टम के अंदर, सॉरी लैपटॉप के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न आया हमारे सामने। क्या लिखा है? प्रश्न 11 में है www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका मैंने कई बार बताया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। उत्तर याद रख लेना, बाकी ऑप्शन देख के कंफ्यूज भी नहीं होना है। ये चीज़ें तो आपको ऐसे ही ओरल याद रहनी चाहिए। चलिए दोस्तों, विंडोज़ में किसी फाइल को सर्च करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज़ में आपको कोई फाइल को सर्च करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी F3। इसका यूज़ हम सर्च करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सर्च करने के लिए। अगर आपको विंडोज़ में कोई फाइल सर्च करनी है तो F3 दबाएं। F1 से क्या होता है? हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होता है।
याद हो ही गया होगा। F5 से रिफ्रेश होता है, जनरली हम यूज़ करते हैं तो, पर मैंने आपको बताया था इसका पीपीटी के अंदर दूसरा यूज़ है, इससे स्लाइड शो शुरू होता है। F10 का यूज़ क्या है? F10 जो हमारे सक्रिय दस्तावेज रहते हैं उनका मेनू बार खोलने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम जिस भी दस्तावेज पर या जिस डॉक्यूमेंट में रहते हैं, जिस एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं, उसमें हमको उसका मेनू बार खोलना है तो F10 का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वैसे कोई इसका विशेष स्पेसिफिक काम दूसरा नहीं है। चलिए, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को उसका होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज। चलिए, याद हो ही गया होगा। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? कंप्यूटर में जो एसी करंट आता है उसको हमको डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलने वाला जो उपकरण कौन सा होता है? मदरबोर्ड होता है? नहीं, ये मदरबोर्ड को तो हम मुख्य सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर ही आपका जो सीपीयू है वो कनेक्ट होता है, लगा रहता है। एएलयू सीपीयू का एक मुख्य भाग है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का यूज होता है? एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एसएमपीएस करता क्या है? जैसे कि आपके ये जो घर है, ऑफिस है, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट कौन सी बिजली आती है हमारे पास? एसी करंट आता है। तो उसको हमें क्या डीसी में बदलना होता है। तो क्योंकि हमारा अगर डायरेक्ट इनमें इतने वोल्ट का करंट दे देते हैं हम हमारे उपकरणों में, तो ये तो यहाँ गर्म होकर खराब हो सकते हैं। तो इसलिए उसको, जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या डायरेक्ट उसकी पिन में लगा देते हैं अपने मोबाइल को? नहीं, चार्जर का यूज़ करते हैं। चार्जर क्या करता है? जो एसी करंट आता है उसको डीसी में चेंज करके आपको, आपके मोबाइल को उतना ही करंट मिलता है जितनी वोल्टेज की उसको ज़रूरत है। एसएमपीएस कहाँ पर होता है? ये कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट है, जो आपका जो सीपीयू का जो कैबिनेट जो बॉक्स लगा रहता है, आपने देखा होगा, जो सीपीयू जिसको आप कहते हैं पूरा सा डब्बा, सीपीयू पूरा सीपीयू नहीं होता है, ये सीपीयू कैबिनेट होता है। सीपीयू इसके अंदर मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इसके पीछे ही क्या लगा रहता है? जहाँ पर बिजली का पावर सप्लाई होता है वहाँ पर लगा होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस जो करंट आता है, एसी करंट, उसको डीसी में चेंज करके आपको सीपीयू तक पहुँचाता है। ख्याल है आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है। विंडोज को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको विंडोज को लॉक करना है तो विंडोज को लॉक करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो विंडोज प्लस एल होती है। इनका भी जनरली अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कि विंडोज डी है तो इसका जो हमको अगर जो सक्रिय पर चल रहे होते हैं तो उसको हटाने के लिए केवल हमको चाहिए कि हम केवल डेस्कटॉप साइट पर पहुंच जाए, तो उसके लिए हमारे विंडोज़ प्लस डी का यूज़ होता है। हालांकि इनका कोई जनरली हमारे पास यूज़ नहीं है। याद रख लेना, विंडोज़ प्लस एल से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर को लॉक करने में मदद करती है। चलिए अगले स्लाइड पर बहुत बढ़िया प्रश्न आया दोस्तों। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में हम जो डेटा पहुंचाते हैं तो डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो होती है दोस्तों आपकी बिट। क्या होती है? बिट। समझा देता हूँ अच्छे से, समझ लीजिए। कंप्यूटर में हम जो डेटा भेजते हैं तो उसको मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। जैसे कि ये मैंने लिख दिया 1 बिट, आया समझ में?
ऐसे ही मान लो आपके पास जब 8 बीट बन जाते, क्या बन जाते हैं, 8 बीट, तो उससे बनता है आपका एक बाइट। क्या बनता है, एक बाइट। और अगर ऐसे 1024 बाइट इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे बनता है एक केबी। केबी यानी कि किलोबाइट। आया समझ में। ऐसे ही अगर आपके पास 1024 केबी इकट्ठे हो जाते, किलोबाइट इकट्ठे हो जाते, उससे बनता है आपका एक एमबी, मेगाबाइट। अब समझ में आ रहा होगा आप सभी को। वैसे ही दोस्तों अगर हमारे पास अगर 1024 एमबी मेगाबाइट से मिलकर के बनता है आपका एक जीबी, गीगाबाइट। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट जीबी से मिलकर बनता है आपके पास एक टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट। टेराबाइट के भी आगे चलते हम। 1024 अगर टीबी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास, टेराबाइट इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक पीबी बनता है पेटाबाइट। आया समझ में। अच्छा, हमारे सामने इसमें एक ऑप्शन और है, ये निबल। क्या है, निबल। तो जो आपका जो जैसे कि एक बीट, जैसे 8 बीट से मिलकर के एक बाइट बनता है, अगर हम 4 बीट की बात कर ले, किसकी, 4 बीट, तो उससे बनता हमारे पास एक निबल। क्या बनता है, इतना ध्यान रख लेना। ये थोड़ा सा इनमें तो पूछा ही जाता, पर ये मोस्ट आईएमपी, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाता है। और आपसे कैसे पूछ सकता है कि एक बाइट का आधा क्या कहलाता है, तो एक बाइट 8 बीट से मिलकर बनता है और 8 बीट का आधा एक निब्बल कहलाता है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है एक्सटेंशन से आधारित प्रश्न है हमारे सामने। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये डॉट डॉक्स ये होता है आप सभी का एमएस वर्ड के लिए। एमएस वर्ड में यूज होता है ये एक्सटेंशन। डॉट एक्सएल इसका हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं। कहाँ पर, जब हम स्प्रेडशीट पर कार्य कर रहे होते हैं। डॉट पीपीटीएक्स तो इसका यूज करते हैं हम एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट। डॉट टीएक्सटी जब हम सिंपल कोई नोट्स बना रहे होते हैं टेक्स्ट एडिटर पर, ऐसा लिख लो टेक्स्ट एडिटर, तो वहां पर हम डॉट टीएक्सटी का यूज करते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होने वाला है एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉट पीपीटीएक्स। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। चलो, बढ़िया प्रश्न आया है सामने। लिखा है टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखो, शॉर्टकट कुंजी से कई सारे प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने। तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज करते हैं हम, बोल्ड। Ctrl+U का यूज हम अंडरलाइन करने के लिए करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। Ctrl+I का यूज हम इटैलिक करने के लिए करते हैं। इटैलिक करना आपको कई बार बताया है कि जैसे कि ये I इस प्रकार से लिखा है, तो जब इसको इटैलिक करते हैं तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा आड़ा हो जाता है। Ctrl+K का यूज हम हाइपरलिंक के लिए करते हैं। हाइपरलिंक भी समझाया है मैंने कई बार। बोल्ड जो भी लिखा हुआ उसको थोड़ा सा मोटा करना बोल्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वेब ब्राउजिंग के लिए किस मुख्य प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। हमको वेब को ब्राउज करना है, ब्राउज यानी कि वेबसाइट को खोलना है, एक प्रकार से वेबसाइट पर कुछ सर्च करना है, उसको चलाना है,
तो किस प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं? तो उसका नाम है दोस्तों HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार बताया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज हम वेब सर्वर पर या वेबसाइट पर या वेब ब्राउज़र पर कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए करते हैं। और आपको एक HTTPS का भी आपको उपयोग बताया मैंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का भी, कि हमको जब कोई गोपनीय चीज़ें या ऐसी चीज़ें सर्च कर रही हो जो किसी थर्ड पर्सन तक यानी कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो हम HTTPS का यूज़ करते हैं। FTP का यूज़ फुल फॉर्म होता है पहले तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कहाँ पर उपयोग होता है? जब हम इंटरनेट पर कोई भी हमारी फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो किसकी मदद से होता है? FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका यूज़ हम ईमेल को भेजने के लिए करते हैं, और आपको पहले भी बताया था अगर ईमेल को भेजना है तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अगर प्राप्त करना है तो POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। TCP का यूज़ कहाँ करते हैं हम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा जो भी इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं उसका पूरा नियंत्रण करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? TCP का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न आया है सामने हमारे। फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फाइल को आपको स्थायी रूप से डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? समझ लीजिए, क्या डिलीट होता है? क्या शिफ्ट प्लस डिलीट होता है? क्या कंट्रोल प्लस डिलीट होता है? या फिर अल्ट प्लस डिलीट होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने आपको कई बार करवाया है, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सके। धन्यवाद।